आप सभी को पता है कि हम 10th फिजिक्स का 3rd चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिटेल पढ़ लिया था। यदि आपको इन टॉपिक्स के वीडियो चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जाके वीडियोस को देख सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। स्टूडेंट्स, हम एक कंडक्टर लेते हैं, सपोज करो ये कंडक्टर है हमारे पास। रियलिटी में तो ये कंडक्टर नहीं है, ये एक प्लास्टिक है, मींस इंसुलेटर है, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। कंडक्टर है तो करंट फ्लो होगी और इसके दोनों ही एंड पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। करंट को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इसके पहले एंड पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है और इस दूसरे वाले एंड पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, ठीक है। यदि हम इसके पोटेंशियल को चेंज करें, जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है और जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है, हम इसके अगर पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो इस कंडक्टर में फ्लो कर रही करंट भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जिस तरीके से हम पोटेंशियल चेंज करेंगे उसी तरीके से ये करंट भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम ओम्स लॉ को डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। मतलब कि उस कंडक्टर के एंड पे जो भी पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर में फ्लो हो रही करंट के, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करें तो क्या लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference across its end, ठीक है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर में जो भी करंट फ्लो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि पोटेंशियल कंडक्टर के दोनों ही एंड्स पे होगा, ठीक है। इसी को थोड़ा सा हम मैथमेटिकली अगर डिफाइन करें तो हमने क्या बताया, मींस इस स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन निकलता है वो ये आता है कि करंट is directly proportional to potential difference, ठीक है। तो करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पे V ले रहे हैं, ठीक है। या फिर आप डेल्टा V भी ले सकते हो क्योंकि हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप डेल्टा V भी यहाँ रख सकते हो। तो ये I प्रोपोर्शनल टू V है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वलिटी लाने के लिए एक कांस्टेंट आ जाता है और वो कांस्टेंट R हम ला रहे हैं यहाँ पे और I, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो रिलेशन निकल के आ रहा है यही क्या है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है।
और स्टूडेंट्स यहां पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसकी बात हम कुछ देरी बाद करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, डिटेल्ड पढ़ेंगे हम इसको रेजिस्टेंस को। तो करंट जो होती है किसी भी कंडक्टर में जो भी करंट फ्लो हो रही होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के। इसका मतलब क्या है कि हम जिस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करेंगे उसी तरीके से करंट चेंज होगी हमारी। और यहां से आप देखो कि V प्रोपोर्शनल टू I का मतलब क्या है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस दुगना कर दें, डबल कर दें, तो हमारा जो करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर में वो भी क्या होगी, डबल फ्लो करने लगेगी। ठीक है, और अगर हमने पोटेंशियल आधा कर दिया तो करंट भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, मतलब जिस तरीके से पोटेंशियल हम चेंज करेंगे वैसे ही हमारा करंट भी चेंज होगा। ठीक है, या इसी रिलेशन को हम ये लिख सकते हैं V अपॉन I इज इक्वल्स टू R, लिख सकते हैं। और ये R क्या है, कांस्टेंट, मतलब V अपॉन I इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये रिलेशन भी आप लिख सकते हो। हम यहाँ पे V अपॉन I मतलब पोटेंशियल और करंट का जो रेशियो है उसको हम क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं। इसी को हम ओम्स लॉ बोलते हैं। स्टूडेंट्स आप एक तरीके से ऐसे भी ओम्स लॉ को डिफाइन कर सकते हो कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होता है हमेशा, और इसी को हम ओम्स लॉ कहेंगे। ठीक है, आप यहां से समझो थोड़ा सा कि अगर हम इसको क्या करें, V अपॉन R इक्वल टू I लिख सकते हैं। मींस I जो है वो V अपॉन R पे डिपेंड करेगा। जैसे हम पोटेंशियल चेंज करेंगे वैसे ही हमारी करंट चेंज होगी। लेकिन यदि हम रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, मींस अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारी करंट घटेगी, और अगर रेजिस्टेंस घटाएंगे तो हमारी करंट बढ़ेगी। स्टूडेंट्स हम एक सिंपल वे में भी ओम्स लॉ को समझ सकते हैं। सपोज करो हमारे पास दो कंडक्टर है, एक ये और एक ये दूसरा, और इस वाले कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो I करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, और इसके इंड पे जो पोटेंशियल है, मान लो कि यहाँ पे V1 पोटेंशियल है जो हमारा, वो है, हम ले लेते हैं 10 वोल्ट का, और जो दूसरे इंड पे V2 पोटेंशियल है वो है हमारा 20 वोल्ट का। ठीक है, पहले इंड पे 10 वोल्ट और दूसरे इंड पे 20 वोल्ट का पोटेंशियल है। उस समय इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो I है। ठीक है, और दूसरा जो कंडक्टर लिया है हमने, उसके पहले इंड पे जो पोटेंशियल है वो है हमारा 50 वोल्ट का, और दूसरे जो इंड पे पोटेंशियल है वो है हमारा 100 वोल्ट का। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो 5 टाइम्स I फ्लो हो रही है। ठीक है, तो आप यहां से ये समझ सकते हो कि जब इसमें पोटेंशियल हमने 10 और 20 रखा था तो करंट I फ्लो हो रही थी, और जब हमने इसमें पोटेंशियल को बढ़ा दिया दोनों ही एंड्स पे, 10 के जगह हमने 50 कर दिया और 20 के जगह हमने 100 कर दिया, तो करंट्स क्या हुई, 5 टाइम्स इंक्रीज कर गई। मींस जिस रेशियो में हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे उसी रेशियो में हमारी करंट जो होगी वो भी बढ़ेगी, चेंज होगी। ठीक है, इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं कि जो ओम्स लॉ है वो ये डिफाइन करता है कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होगी वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने बताया कि ये V इज इक्वल्स टू आई आर जो है ये हमारा ओम्स लॉ है। अगर हम यहां से V अपॉन I निकालते हैं तो ये क्या आता है, कांस्टेंट। ठीक है, मींस यही तो R है ना हमारा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम पोटेंशियल और करंट का रेशियो लेंगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम थोड़ी सी बात करते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है।
रेजिस्टेंस, जिसको हमने R से डिनोट किया था, मींस जो कांस्टेंट अभी आया था। स्टूडेंट्स हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, मींस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन करेंगे, रैंडमली फ्लो होंगे, तो वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे तो करंट के फ्लो को वो डिक्रीज करेंगे, मतलब करंट जिस रेट से फ्लो हो रही होगी उससे उसका जो फ्लो है वो डिक्रीज होगा, कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं और वो करंट के फ्लो को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे, कुछ ना कुछ अपोजिशन आ जाएगा, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करेंगे आपस में वो करंट के फ्लो को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ठीक है, स्लो करेंगे। तो रेजिस्टेंस इसी को कहते हैं जो कि करंट के फ्लो को क्या करे, कम करे, या करंट को ना फ्लो होने दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं यहां पे the property of a conductor due to which it opposes the flow of current is called as resistance। ठीक है, कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो क्या करती है, करंट के फ्लो को अपोज करती है, डिक्रीज करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमको पढ़ना है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स on which resistance of a conductor depends। तो पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, तीसरा है टेम्परेचर, और चौथा है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मींस इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा। पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया गया कि यदि हम किसी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, और यदि हम किसी कंडक्टर के लेंथ को डिक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज करेगा। मींस जो लेंथ होता है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। R is directly proportional to L। मतलब कि अगर कोई वायर है उसकी लेंथ ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर उसकी लेंथ कम है, शॉर्ट वायर है, छोटा है, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उस पे भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है,
ठीक है। अगर हम क्रॉस सेक्शन का एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा डिक्रीज होता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पाया गया। और यदि हम क्रॉस सेक्शन के एरिया को घटाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मींस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस की। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। थर्ड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। मींस अगर हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। मतलब कि जो R होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। ठीक है। फोर्थ फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि जो कंडक्टर हम बनाते हैं, जो भी मटेरियल यूज करते हैं कंडक्टर को बनाने में, उस पे भी हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे कि आप क्या करो कि दो वायर्स लो, एक कॉपर का और एक नाइक्रोम का, दोनों का ही लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहे। ठीक है। तो जो नाइक्रोम का वायर होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कॉपर के वायर से। नाइक्रोम के वायर का रेजिस्टेंस 60 टाइम्स ज्यादा होगा कंपैरिजन टू कॉपर वायर से। ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कंडक्टर होता है वो जिस भी मटेरियल से बनाया गया होता है उस पे भी उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है कंडक्टर की लेंथ पे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा पॉइंट बताया कि जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को ही कंबाइन करें तो यहां से क्या निकल के आएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है। हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वलिटी का साइन लाने के लिए एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, तो R इक्वल्स टू रो इनटू L बाई A। तो यहाँ पे ये जो कांस्टेंट आ रहा है इसको हम रो पढ़ते हैं और इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी। तो रो हमारा यहां पे रेजिस्टिविटी है। अगर हम यहां से रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम क्या कह सकते हैं, रो इज इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L। तो रेजिस्टिविटी यहां पे आ गई हमारा R इंटू A अपॉन L। ठीक है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट हमको पता है ओम होती है, शायद हमने नहीं बताया था तो आप जान लो कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और इसको हम इस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और एरिया की यूनिट आप सभी को पता है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की यूनिट मीटर। तो यहां से 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट आएगी फाइनली वो आ जाएगी ओम इनटू मीटर। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम इनटू मीटर होती है। ठीक है। यदि आपसे न्यूमेरिकल में कहीं भी पूछता है कि रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करो और ये सारी चीजें दिया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके वहां से रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है।